ऋतिक भारती ने 50,000 रुपये डाला, इस तरह से करके हमने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। तो जो हमारी सेल डीड बनेगी उसमें इस चीज को लिखा जाएगा डिटेल में कि बायर नंबर 1 विपुल चौधरी हैज पुट 1 करोड़ रुपीज, बायर नंबर 2 सॉरी 1 लाख रुपीज, बायर नंबर 2 सचिन ठकराल हैज पुट 1 लाख रुपीज, बायर नंबर 3 सोपान गुगनानी हैज पुट 50,000 रुपीज, बायर नंबर 4 मेजर अधिराज सिंह हैज पुट 2 लाख रुपीज। और ये जो सेल डीड के अंदर इन 23 लोगों के नाम, उनकी डिटेल, उन्होंने कितना अमाउंट डाला वो लिखा जाएगा। तो उससे वो प्रॉपर्टी की सेल डीड हो जाएगी, सेलर को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और इन 23 लोगों को वहां पर खड़ा होकर के अपने नाम से उस प्रॉपर्टी की सेल डीड को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आगे अगर ये प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत हो तो वो कैसे बिकेगी? या तो 23 के 23 लोग उस प्रॉपर्टी के अंदर बेचने के लिए एग्री करें और किसी थर्ड पार्टी को भेज दें, या उनमें से सचिन ठकराल किसी थर्ड पार्टी के पास जाए और बोले कि भाई मेरे को अपना हिस्सा बेचना है। तो वो आदमी क्या करेगा, वो सचिन ठकराल से उसका हिस्सा खरीद लेगा और सेल डीड के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड में उसका नाम बदली हो जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि सेल डीड जो 1 मई को 2024 को हुई थी इस प्रॉपर्टी की, उसमें सीरियल नंबर 1 पर सचिन ठकराल ने 1 लाख रुपए पे किए थे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, तो इसलिए उनका हिस्सा उस दिन 1% का था। वो 1% हिस्सा अब जो है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जाता है जिनका नाम ये है। लेकिन सचिन ठकराल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, वो उतना ही बेच सकता है जितना उसके पास उसकी ओनरशिप थी। तो एक तरीके का तो ये हुआ कि मैं प्रॉपर्टी के अंदर अपनी ओनरशिप बना लूं, फ्रैक्शनल ओनरशिप में। प्रॉपर्टी खरीदी किसने? प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल ओनरशिप में खरीदी कंपनी ने। तो मैं प्रॉपर्टी में ओनरशिप बनाने की जगह कंपनी में ओनरशिप बना लूं। इसका मतलब ये 23 लोगों ने मिलकर के प्रॉपर्टी ना खरीद के इन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा एक्सियम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्राइवेट लिमिटेड। एक्सियम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्राइवेट लिमिटेड ने एक कंपनी को खरीदा, एक प्रॉपर्टी को खरीदा। लेट्स से उन्होंने डीएलएफ की एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपया। इन्होंने उतना ही पैसा जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देना था वो पैसा अब सेलर को ना दे करके इन्होंने इस कंपनी के अकाउंट में डाला। कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, कंपनी ने वो पैसा उस सेलर को दिया और सेलर जो है उसने रजिस्ट्री कंपनी के नाम से कराई 1 मई को। तो अब दोनों होल्डिंग्स के अंदर क्या फर्क आया? पहले वाली जो चीज थी उसके अंदर रजिस्ट्री 23 लोगों के नाम से हुई, जिस हिस्से में उन्होंने पैसा दिया था उस तरह से। दूसरी स्थिति में रजिस्ट्री कंपनी के नाम से हुई और ये 23 लोग जो है ये कंपनी के मालिक हुए उस प्रोपोर्शन में जिसमें इन्होंने पैसा दिया था, उस अनुपात में ये कंपनी के मालिक हुए। तो अभी जो फ्रैक्शनल ओनरशिप जो आपने कल सीखा था, जिसकी बातचीत कल हुई थी, या अब जिस तरह से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की बाइंग जो है वो कंपनी से करवाते हैं और उस कंपनी के अंदर हिस्से को बेच लेते हैं। फिर से दोहराता हूं इस बात को, आप एक प्रॉपर्टी के अंदर भी 10 लोग मिलकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसमें सेल डीड में 10 लोगों का नाम लिखा जाएगा, जिस अनुपात में उन्होंने पैसे दिए उस हिसाब से उनका नाम लिखा जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये 10 लोग मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं, वो कंपनी जो है उस प्रॉपर्टी को खरीदती है और ये 10 लोग उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, उस कंपनी में इनका ओनरशिप हो जाता है और रजिस्ट्री जो है वो कंपनी के नाम से होती है। प्रॉपर्टी की जो सेल डीड रजिस्टर होती है वो कंपनी के नाम से होती है। तो स्टोरी वही है, खाना वही है, खाना प्रॉपर्टी है, मालिक ये 20 ही लोग हैं, सिर्फ वो मालिक किस तरह से अपने आप को कागज पर बना रहे हैं वो फर्क है। ऐसे में प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करता है? प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं उसके मालिक। अगर आज आप एक घर खरीदते हैं, उस घर को मैनेज आप करेंगे, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, उसकी टूट फूट आप करेंगे, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आप पे करेंगे, उसका बिजली का बिल आप पे करेंगे, उसका पानी का बिल आप पे करेंगे, उसी किराया आएगा वो आपको आएगा। तो इसी तरह से
जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है उसमें प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा? जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जो कि ये कंपनी है, वो कंपनी मैनेज करेगी। और उस कंपनी के मालिक कौन है? आप लोग हैं। तो आप अपनी कंपनी को बताएंगे। तो बिल जो आएगा, मान लीजिए बिजली का बिल आता है उस प्रॉपर्टी का, तो बिल आएगा उस कंपनी के नाम से। उस बिल को पेमेंट करने की जिम्मेवारी होगी कंपनी के शेयर होल्डर्स की या कंपनी के डायरेक्टर्स की। तो जिन 23 लोगों ने मिलकर के वो कंपनी बनाई है, वो 23 लोग उस बिल को का भुगतान करेंगे। इसी तरह से रेंट आएगा तो बटेगा किसमें? उन 23 लोगों में बटेगा। तो ये मोटा प्रारूप है फ्रैक्शनल ओनरशिप का, कि इंडिविजुअल्स की जगह कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी खरीदती है, और उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको जो है लोग अपने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में ले लेते हैं। स्टोरी वही है। और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे जैसे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है, खरीदारों की संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, आज अगर हम ये कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, तो उसके लिए शायद आपको 100 बायर्स मिल जाएंगे। आप खुद भी शायद ऐसे 50 बायर्स को जानते हो जिन्हें आप 10 लाख की प्रॉपर्टी दिलवा सकते हो। इसी प्रॉपर्टी की कीमत अब अगर 1 करोड़ रुपए कर देते हैं, तो शायद आप पहले 100 को जानते थे, तो अब 20 लोगों को जानते होंगे जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब इसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की कीमत अगर हम 10 करोड़ रुपए कर देते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि अब 50 की जगह आप शायद 5 ही लोगों को जानते होंगे जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर हम 100 करोड़ की कर देते हैं, तो शायद आप एक ऐसे आदमी को जानते होंगे जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और इसी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप अगर 1000 करोड़ की कर देते हैं, तो शायद आप एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते। तो अब जो बेचने वाला है उसकी भी यही समस्या है। उस समस्या को समाधान करने के लिए हमने क्या किया है? हमने इस प्रॉपर्टी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, कि 25-50 लाख, 10 लाख, 30 लाख, इस तरह के पार्सल्स बना करके बेच देते हैं। ऐसा करने का लाभ क्या होता है? ऐसा करने का लाभ ये होता है कि ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, ज्यादा बायर्स होते हैं, तो प्रॉपर्टी बेचना आसान हो जाता है। अदरवाइज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने वाला जो है वो 5 साल तक प्रतीक्षा करता रह सकता है, उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। हम मेहनत करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 महीने में बेच सकते हैं, क्योंकि आपने उस वजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको दूसरी तरह से इमेजिन कीजिए। अगर आज आपको ये बोला जाए कि यहाँ से और एक एक बड़ी सी बिल्डिंग दे दी जाए, और आपको बोलेंगे इसको तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, तो आप उसको किस तरह से तोड़ेंगे? अगर आप पूरी बिल्डिंग को एक साथ तोड़ने लगेंगे तो आपको उसमें बॉम्ब लगाना पड़ेगा, जिसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। साथ आसपास की बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल उसके अंदर नो हाउ चाहिए, तब जाकर के वो बिल्डिंग गिरेगी। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ठीक है जी इसको एक एक कमरा करके तोड़ लीजिए, तो आप नॉर्मल लेबर लगा करके भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको उतना उसको हिस्से करने का मौका मिल गया। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप का बेसिक मतलब यही है कि आपको हिस्से करने का मौका मिल गया। जो वो हिस्से करने का जो आपको मौका मिला, उसकी वजह से ये काम सुविधाजनक हो गया। दूसरा, अब इसको कंपनी के रूप में लाने का फायदा क्या है, या कंपनी को क्यों बनाने का फायदा है? उसका कारण ये है जी, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। मान लीजिए आज हम एक्सियम के इस ऑफिस को सेल करना चाहते हैं, और उसमें अब हम जो बैठे हुए 22 लोग हैं, हम 22 लोगों की उसके अंदर ओनरशिप क्रिएट करते हैं। तो आज 22 लोगों ने एज्यूम करते हैं सबने बराबर पैसा दिया। हर आदमी ने उसके अंदर 1 करोड़ या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मानी, 5 करोड़ के अंदर सबने बराबर पैसा दिया। आज तो पैसा बराबर दिया, बेचने के समय आया तो लेट्स से कि एक्स कैबिन आपके पास था, वाई आपके पास था, जेड आपके पास था, ऐसे हमने उसके अंदर अगर इंटरनली डिवाइड कर दिया, तो बेचने के टाइम क्या होगा कि बेचने के टाइम विपुल चौधरी बोलेगा ये केबिन बेटर है, मैं तो इसके इतने पैसे लूंगा। दूसरा आदमी बोलेगा कि ये बेटर है, मैं इसके इतने पैसे लूंगा। तो आपको बेचते हुए और खरीदते हुए वैल्यूएशन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कि एक प्रॉपर्टी के अंदर किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। जो वर्चुअल ओनरशिप में होता है, कि अगर वर्चुअल स्पेस के अंदर हम बेच रहे हैं
मान लीजिए आपने 1 लाख स्क्वायर फीट का डिवाइड कर दिया वर्चुअल स्पेस 200-200 स्क्वायर फीट के अंदर, तो जो लिफ्ट के पास वाली वर्चुअल स्पेस है उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, जो बाथरूम के पास वाली है उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन यही जब आपने कंपनी ओनरशिप में ले आए, तो कंपनी की जो ओनरशिप है उसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि विपुल चौधरी के पास में इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा हिस्सा है। हिस्सा डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, हिस्सा डिफाइंड है कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर परसेंटेज शेयर है। तो अगर मेरा 1% शेयर है और संजय मित्तल का 1% शेयर है, तो दोनों का 1% शेयर बराबर है। सो इससे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं आता। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 5 करोड़ है और आज से 10 साल बाद 10 करोड़ होती है, तो मेरे 1% हिस्से की भी कीमत में 100% इजाफा हुआ, संजय मित्तल की 1% की कीमत में भी 100% इजाफा हुआ। लेकिन अगर यही हमने केबिन बांट करके और रजिस्ट्रियां कराई होती, तो हो सकता है कि 10 साल बाद मेरे केबिन की कीमत कम बढ़ी होती और संजय मित्तल की केबिन की कीमत ज्यादा बढ़ी होती। तो वैल्यूएशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद के जो मालिक होते हैं उनको कंपनी में हिस्सेदारी दे दी जाती है, ताकि सबको यूनिफॉर्म वैल्यूएशन मिल जाए कि भैया प्रॉपर्टी में आपका बराबर का हिस्सा है या उस अनुपात में हिस्सा है जितना आपने पेमेंट किया है। आज का मेरा सेशन खत्म होता है जी। थैंक यू सो मच।